नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। और हमारी जो क्लास अभी चल रही है वो है वेव्स पर, तरंगों पर। तो पिछली क्लास में भी हमने तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत के आधार पर व्यतिकरण जो हमने लिया था, तो व्यतिकरण के प्रकार लिए थे और व्यतिकरण के प्रकार में हमको आयाम और तीव्रता जो है, एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी जो है, वो अगर सेम फ्रीक्वेंसी की वेव्स अगर अध्यारोपित होती है तो कितना मिलेगा। एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी समान आवर्ती की तरंगे या समान फेज की तरंगे, क्योंकि समान आवर्ती तो रिक्वायरमेंट होती है इंटरफेरेंस के लिए। फेज अगर अलग अलग होता है तो उससे उनकी आयाम या एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी या तीव्रता जो है वो अलग अलग हमको प्राप्त होती है। उसी के आधार पर हमने संपोषी और विनाशी व्यतिकरण कल की क्लास में भी हमने लिए थे, जिसमें हमने देखा था कि आयाम अधिकतम कब होता है और न्यूनतम कब होता है। जब आयाम अधिकतम कब होता है, जब 0 या 2 पाई या सम गुणांक होता है पाइप का, जब फेज डिफरेंस दो या दो से ज्यादा वेव, जो भी दो वेव्स एक दूसरे पर अध्यारोपित हो रही है। तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार अगर उनकी दोनों तरंगों के बीच में अगर कलांतर जो है या फेज जो है वो अगर 0 या 2 पाई या सम गुणांक होता है या इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई होता है, तो हमको एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलता है। कितना मिलता है वो भी हमने कल ले लिया था। और उनका फिर परिणामी तरंग के लिए या रिजल्टेंट वेव के लिए फेज कितना मिलेगा वो भी हमने थीटा की जो वैल्यू हमने निकाली थी, tan इनवर्स a2 sin phi अपॉन a1 प्लस a2 cos phi। तो ये चीज हमने देख ली थी। अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सुपरपोजिशन का ही पार्ट लेते हुए अगर हम आगे देखें तो व्यतिकरण में समान आवर्ती की तरंगें एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है, तो कहीं पे अधिकतम और न्यूनतम आवर्ती और आयाम हमको मिलता है। अगर समान आवर्ती की तरंगें एक दूसरे पर अध्यारोपित ना हो तो क्या होगा, क्योंकि जरूरी नहीं हमेशा समान आवर्ती की तरंगें मिले, विपरीत आवर्ती की तरंगें भी हमको मिल सकती है या अलग अलग आवृत्ति की तरंगें भी हमको मिल सकती है। तो अगर अलग अलग आवर्ती की तरंगें किसी माध्यम में संचरित होती हुई अगर एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं तो उसके फलस्वरूप हमको क्या चीज देखने को मिलेगी। समान आवर्ती में हमने व्यतिकरण देख लिया, लेकिन अगर समान आवर्ती की नहीं है या लगभग अगर समान आवर्ती की तरंगे जब अध्यारोपित हो रही है, मतलब बिल्कुल ही इतनी भी ज्यादा अलग नहीं, लगभग समान आवर्ती की तरंगे लेकिन समान नहीं, लगभग समान मतलब थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज उनमें मिल सकती है। मतलब अप्रोक्सीमेट अगर सेम फ्रीक्वेंसी की वेव, सेम नहीं है लेकिन अप्रोक्सीमेट सेम है, थोड़ा बहुत अंतर है, और वो दो वेव्स किसी मीडियम में ट्रैवल करती हुई अगर एक दूसरे पर सुपर इम्पोज होती हैं या अध्यारोपित होती हैं किसी माध्यम में संचरण करती हुई, तो उसके फलस्वरूप हमको बीट्स या विस्पंद सुनाई देते हैं। जो कि आप भी सुनते ही हो कि जितने भी कोई भी अगर साउंड वगैरह या गाने वगैरह देखे तो उनमें बीट्स सुनाई देते हैं हमको, है ना। तो वो बीट्स किसकी वजह से होते हैं, जब नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी की वेव्स जो है, मतलब लगभग समान आवर्ती की तरंगे जब एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं तो उसके फलस्वरूप हमको विस्पंद सुनाई देते हैं या विस्पंद देखने को मिलते हैं। साउंड वेव्स भी हो सकता है ना, साउंड में भी हो सकता है, लाइट वेव्स में भी हो सकता है। जब नीली, तो उस घटना को हम बोलते हैं विस्पंद बोलते हैं या बीट्स कहते हैं। बीट्स आप भली भांति जानते हो, बीट्स सबको पता है बीट्स क्या होती है ना। तो जब नियरली इक्वल, आप देखो व्यतिकरण में क्रैश से क्रैश मिल रहा था, ट्रॉ से ट्रॉय मिल रहा था, अगर समान फेज हो तो, और 0 मतलब 2 पाई 4 पाई तो क्रैश क्रैश से मिल रहा था, मतलब श्रृंग श्रृंग से और गर्त गर्त से, तो यहाँ तो बढ़ेगा यहाँ कम होगा, यही चीज हो रही थी ये, है ना। किसी भी वेव में कि भाई यहाँ तो पूरी वेव का आयाम बढ़ेगा या तीव्रता बढ़ेगी, या फिर पूरी ही वेव का आयाम एक पर्टिकुलर प्लेस पर या तो क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, वो वेव में अलग अलग, कहीं पे बढ़ रहा है कहीं पे कम हो रहा है, कहीं पे बढ़ रहा है कहीं पे कम हो रहा है। तो इस प्रकार की घटना भी हमको देखने को मिलती है कब, जब दो लगभग समान आवर्ती की तरंगे एक दूसरे पर किसी माध्यम में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती है। मतलब जब नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी की, इक्वल नहीं है, नियरली इक्वल मतलब ज्यादा उनमें डिफरेंस नहीं है उनकी फ्रीक्वेंसी का, तो उसके फलस्वरूप जब वो दो तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं तो हमको बीट सुनाई देते हैं या विस्पंद सुनाई देते हैं, विस्पंद मिलते हैं। तो क्या होते हैं विस्पंद, अभी मैंने बताया आपको। देखिए तो क्या होता है बीट्स या विस्पंद, किनको बोलते हैं हम, कि जब देखिए है वही अध्यारोपण का सिद्धांत ही है, अध्यारोपण के सिद्धांत से हमने व्यतिकरण भी लिया था
व्यतिकरण में क्या था, जब समान आवृत्ति की तरंगे, कंडीशन यही थी, क्या थी, जब समान आवृत्ति की तरंगे किसी माध्यम में संचरित होती हुई एक दूसरे पर प्रत्यारोपित होती है। अब यहाँ पे भी है समान, लेकिन लगभग समान है, नियरली इक्वल, समान नहीं है, पूरी तरह से समान नहीं है, समान होगी तो व्यतिकरण हो जाएगा, तो यहाँ तो क्रॉस क्रेस्ट मिलेगा, यहाँ ट्रॉ मिलेगा। जैसे कि इन दोनों में, चलो मैं अंतर बता देता आपको कि क्या अंतर है। जैसे व्यतिकरण में हमने क्या देखा था, ये एक वेव ली थी हमने, है ना, और ये एक दूसरी एक वेव और ले लेते हैं, ये हमने जैसे एक वेव ली और एक दूसरी वेव और ले लेते हैं, तरंग ले लेते हैं जिसका आयाम उससे विपरीत है, मतलब थोड़ा ज्यादा है ना। तो इसमें क्या चीज देखने को मिल रही है, क्रेस्ट क्रेस्ट से ही मिलेगा और ट्रॉ ट्रॉ से मिलेगा, क्योंकि इनमें फेज कितना है, फाई 0 है, तो इससे तो हमको क्या मिल रहा था, व्यतिकरण प्रतिरूप मिल रहा था। मतलब इसमें क्या मिलेगा, व्यतिकरण, कौन सा, संपोषी व्यतिकरण, जो कि हमने कल देखा था। तो इनका आयाम क्या हो जाएगा, इन दोनों के बराबर हो जाएगा, योग के, है ना। और वही अगर अपोजिट फेज की वेव लेते हैं, मतलब विपरीत कला की अगर तरंगे लेते हैं, तो क्या मिलता है हमको, ये भी मैंने बताया था आपको। तो उसके फलस्वरूप हमको जो भी परिणामी तरंग मिलती है उसका आयाम थोड़ा कम मिलता है। लेकिन इसमें देखिए, अब ये आगे भी चलती जाएगी, अगर ये भी आगे से चलती जाएगी, ये मिल रही है, तो आगे भी ये वही चीज हमको यहाँ पे कंटिन्यूसली देखने को मिलेगा आगे भी, कि यहाँ बड़े बढ़ता हुआ ही मिलेगा, मतलब संपोषी व्यतिकरण। लेकिन क्या इस वेव में ऐसा ही मिल रहा है कि यहाँ पे बढ़ गया, यहाँ पे कम हो गया, यहाँ पे बढ़ गया, कम हो गया, ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन बीट्स में ऐसा ही होगा, यहाँ पे भी देखिए क्रेस्ट ट्रॉस से मिल रहा है तो कम हो गई, है ना। लेकिन बीट्स में क्या होगा, नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी की, मतलब लगभग समान आवृत्ति की तरंगे, ये हो गई एक। और दूसरी जो है उसकी भी आवृत्ति में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, जैसे यहां से ये ऐसे स्टार्ट हो गई और सॉरी, ये देखिए कुछ ज्यादा है, उसकी फ्रीक्वेंसी में ज्यादा कोई फर्क देखने को नहीं मिल रहा, इतना ही फर्क देखने को मिल रहा है। तो ये वेव जब एक किसी मीडियम में ट्रैवल करते हुए एक दूसरे से मिलेगी, तो ये हो सकता है कि यहाँ पे देखिए क्रैश लगभग क्रैश से मिल रहा है, तो थोड़ी ज्यादा देखने को मिलेगी। यहाँ पे अगर देखें तो ये और ये वाली चीज यहाँ पे मिल रही है, तो इससे इन दोनों से तो कम ही इसकी आयाम और तीव्रता मिलेगी। फिर यहाँ पे अगर देखें तो अप्रोक्सीमेट वही चीज नीचे वाली लगभग है और 0 के लगभग मिल रही है, तो और कम हो जाएगी, फिर और वापस बढ़ रही है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम। तो इस प्रकार से हमको कुछ वेव देखने को मिलेगी, यहाँ पे कुछ ज्यादा मिल रहा है, फिर वापस कम मिल रहा है, फिर और कम, फिर ऐसे करके ये इस टाइप से कुछ ऐसा जो है हमको देखने को मिलेगा। तो बीट्स हमको सुनाई देते हैं, कभी हाई इंटेंसिटी का, फिर लो हाई लो, मतलब इस टाइप से ये चीज देखने को मिलती है। तो यहां से हमको क्या चीज देखने को मिल रही है, बीट्स जो है, बीट्स क्या होती है, जिसको हम हिंदी में विस्पंद बोलते हैं। बीट्स जो है वो क्या होती है, विस्पंद। कब बनते हैं, अभी बताया मैंने आपको कि जब नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी की वेव जो है, दो या दो से ज्यादा, जब नियरली इक्वल, इक्वल नहीं है, लगभग बराबर है, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है उनकी आवृत्ति में, है ना। तो ये डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा, ये फर्स्ट वेव है, और जो डैश डैश वाली जो दिख रही है वो सेकंड वेव। अब इसकी अगर एक कंप्लीट वेव देखे तो ये यहाँ पे खत्म हो रही है, अगर ये फर्स्ट वाली जो डार्क है वो यहाँ पे देखिए खत्म हो रही है, और सेकंड वाली देखिए यहीं से स्टार्ट हो रही है, लेकिन इसका फर्स्ट सर्कुलेशन यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो कुछ तो देखो फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है, ये इसका सर्कुलेशन यहीं पे कंप्लीट हो रहा है और इसका यहाँ पे हो रहा है, तो इतना इनका फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस देखने को मिल रहा है, अंतर देखने को मिल रहा है। तो ये वेव जब एक दूसरे से मिलेगी तो यहाँ पे देखिए क्रैश क्रैश से मिल रहा है दोनों का। फिर यहाँ पे क्या चीज मिल रही है, देखो ये इसका ट्रॉ ट्रॉ से ही मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर देखे बीच में तो ये यहाँ पे इधर और इधर, यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा। फिर यहाँ पे अगर देखे तो यहाँ दोनों ही क्रॉस कर रही है एक दूसरे से, इधर भी देखो तो दोनों ही क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पे तो लगभग पूरा ही एक दूसरे की क्या हो गई है, विपरीत हो गई है, मतलब ऐसा चीज देखने को मिल रही है ना, कि ये वाला और ये वाला दोनों ही ऐसे। तो यहाँ पे तो जो भी कण होगा उसका कण का जो कंपन है 0 होगा, है ना, इसीलिए तो ऐसा बन रहा है। इसको एंटी नोड्स बोलते हैं, सॉरी नोड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। ये नोड एंटी नोड क्या होता है वो भी हम आगे देखेंगे, अभी फिलहाल हम इस चीज पर कंसिडर करते हैं। देखिए यहाँ पे भी वही चीज मिल रही है, फिर वापस यहाँ पे चेंज हो गया, देखिए ये क्रेस्ट क्रेस्ट से मिलने लग गया, फिर वापस यहाँ पे ट्रॉ ट्रॉ से, यहाँ तो बिल्कुल ही लगभग मिल गई, तो यहाँ तो वापस अधिकतम मिल जाएगा यहाँ पे,
क्योंकि यहाँ पे लगभग समान कला की तरंगे हो गई, यहाँ पे भी या विपरीत कला की हो गई। तो जब समान कला की होती है तो आयाम बढ़ता है, और जब विपरीत कला की होती है तो आयाम कम होता है, तीव्रता भी कम होती है। और समान कला की होती है तब संपोषी व्यतिकरण हमको उस हिसाब से देखे तो वही चीज यहाँ पे भी देखने को मिल रहा था। यहाँ पे देखिए दोनों समान कला की है लगभग, है ना। तो इसमें दोनों ही वेव जो है दोनों का ही अधिकतम या क्रैश अगर श्रम देखे तो मिल रहा है। तो यहाँ पे उसकी तीव्रता जो है अधिकतम देखने को मिल रही है। तो ये वाली चीज आपको दिख रही है, ये देखा आप इस वाली चीज को अगर देखे, इसको एरो कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे अधिकतम मिल रही है तीव्रता, फिर धीरे धीरे कम होती जा रही है और 0 हो गई, फिर वापस यहाँ से क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होगी, मैक्सिमम हो गई, फिर वापस कम हो रही है, फिर वापस बढ़ेगी, फिर कम होगी। ये कंटिन्यू चलता रहेगा। कैसे कि यहाँ पे देखो अधिकतम थी, जैसे यहाँ पे अधिकतम तीव्रता मिल रही है, फिर 0 हो गई या कम हो गई, फिर वापस बढ़ रही है, फिर वापस कम होगी, फिर बढ़ रही है, फिर कम होगी। तो ये विस्पंद हमको इसी तरह से सुनाई देते हैं। यहाँ पे अधिकतम, फिर 0, फिर अधिकतम, फिर 0। जो भी बीट्स बजती है वो ये इसी स्टेप से आपको मिलती है। तो लगभग समान आवृत्ति की तरंगें जब एक दूसरे से सुपरइम्पोज होती हैं या अध्यारोपित होती है तो हमको उससे विस्पंद या बीट्स जो है वो सुनाई देते हैं, है ना। अब विपरीत कला की में तो क्या होता है, तीव्रता कम हो जाती है, समान में तो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन उससे फिर एक ही साउंड सुनाई देता है, या तो ज्यादा का या कम का, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। बीट्स हमको कब सुनाई देंगे, अलग अलग चीज, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, वो जब लगभग समान आवृत्ति की तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है किसी माध्यम पर। तो उन कणों का कभी तो अधिकतम कभी न्यूनतम कण का जो आयाम है या मीन पोजीशन से जितना भी डिस्प्लेसमेंट है वो कंटिन्यूसली एक ही प्लेस पर चेंज होता रहता है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम। तो उसी के कारण हमको बीट्स या विस्पंद जो है वो सुनाई देते हैं। तो देखिए क्या होते हैं विस्पंद, कि जिसमें 2 या 2 से अधिक तरंगे लगभग समान आवृत्ति की किसी माध्यम में एक दूसरे पर अध्यारोपित होकर या आरोपित होकर यात्रा करती हैं, मतलब संचरण करती हैं। तो नियमित अंतराल पर आयाम और तीव्रता बारी बारी से बदलती रहती है। तो माध्यम में किसी स्थान पर होने वाले इस वैकल्पिक परिवर्तन को बीट्स कहते हैं, या प्रत्यावर्ती परिवर्तन भी कह सकते हैं। वैकल्पिक मतलब अल्टरनेट, है ना। तो देखिए क्या मिल रहा है कि जिसमें 2 या 2 से अधिक तरंगे, मतलब 2 या 2 से अधिक तरंगे, लेकिन क्या लगभग समान आवृत्ति की, समान नहीं है लगभग समान है, मतलब अंतर कुछ ना कुछ मिलेगा। तो लगभग समान आवृत्ति की तरंगे किसी माध्यम में एक दूसरे पर आरोपित या अध्यारोपित होती है, तो नियमित अंतराल पर, एक नियमित अंतराल में देखिए कभी अधिकतम न्यूनतम, अधिकतम न्यूनतम, एक न्यूनतम अधिकतम, ऐसे ही अधिकतम न्यूनतम अधिकतम अंतराल अगर देखे तो कैसा है, एक नियमित अंतराल में आयाम और तीव्रता बारी बारी से क्या होती है, बदलती रहती है। तो माध्यम में किसी स्थान पर ये जो वैकल्पिक परिवर्तन जो हो रहा है, जो अल्टरनेट परिवर्तन जो देखने को मिल रहा है हमको आयाम और तीव्रता में, है ना, किसके कारण, लगभग समान आवृत्ति की तरंगों के अध्यारोपण के कारण। तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बीट्स या विस्पंद कहते हैं, बीट्स या विस्पंद कहते हैं, ठीक है ना। तो ये होते हैं विस्पंद, जो कि मैंने आपको इससे बता दिया। देखिए अब जैसे बीट्स ले लिया हमने, बीट्स क्या होती है, इन विच 2 or more waves travels in any medium of nearly same frequency superimpose on each other। मतलब in which 2 or more waves, 2 और 2 से ज्यादा waves travels in any मीडियम में चलती हुई, जो कि कैसी है, नियरली सेम फ्रीक्वेंसी की है, सुपरइम्पोज ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर जब सुपरइम्पोज होती है, देन द एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड पर ही डिपेंड करती है, अल्टरनेटली चेंजेस एट रेगुलर इंटरवल्स में आयाम या एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी जो है क्या है, चेंज होती रहती है ना। तो दिस अल्टरनेट चेंज एट ए प्लेस इन द मीडियम इज कॉल्ड बीट्स। इसी अल्टरनेट चेंज को ही हम क्या बोलते हैं, बीट्स बोलते हैं, ठीक है ना। अब बीट्स जैसे अगर मैं दोनों हाथ को एक साथ
करता हो तो एक ही साउंड सुनाई दे रहा है, लेकिन दोनों को अलग रखो तो ये है बीट्स, है ना। तो इसीलिए क्योंकि लगभग समान फ्रीक्वेंसी की ही ले रहा हूं मैं, ज्यादा इनमें टाइम पीरियड हाथ का अंतर ज्यादा नहीं ले रहा हूं कि एक को बजाया फिर थोड़े टाइम बाद इसको बजा रहा हूं, वो नहीं। तो कुछ इंटरवल में ही ये बजा रहे हैं, ठीक है ना। तो उसी को, यही बीट्स है, इसी को हम बीट्स बोलते हैं। तो देखिए अब बीट्स में हमने क्या लिया है कि दो तरंगे ले रहे हैं। अब देखिए इसको ऐसा एक्सप्लेन कर देता आपको कि मान लीजिए एक तरंग ली हमने, ये है ना। अब इसकी आवृत्ति है मान लो n1 है, या f1 लेना चाहते तो f1 भी आप ले सकते हैं। अब दूसरी जो हमने तरंग ली है उसकी भी तीव्रता क्या है या आवृत्ति जो है लगभग समान है, इसके लगभग समान है लेकिन पूरी तरह से समान नहीं है ना। तो उससे क्या चीज देखने को मिलेगी हमको तो इसमें जैसे हमने ये ले लिया n1 और f1, और दूसरी जो हम क्लास ले सॉरी दूसरी जो वेव ले रहे हैं उसमें हम क्या ले रहे हैं कि लगभग है तो ये स्टार्ट तो वहीं से होगा, लेकिन ये तो इसमें क्या है थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी में कुछ चेंज देखने को मिल रहा है। देखो ये यहीं पे खत्म हो रही है ये वाली, लेकिन ये यहाँ पे जा रही है, तो टाइम पीरियड में ये इसको ले लेते हैं कि लगभग नियरली इक्वल ही फ्रीक्वेंसी है, तो ये हमने ले ली यहाँ पे ये। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कुछ चेंज देखने को मिल रहा है, तो यही चेंज होगा, जो भी होगा उसकी आवृत्ति में चेंज देखने को हमको मिलेगा, है ना। या फिर ये भी ले सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आवृत्ति नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, तो एक टाइम में जितना भी ऑसिलेशन वो कर रहा है, तो इसके लिए हमने ले ली फ्रीक्वेंसी n2 या फिर ले ली हमने f2, है ना। तो इसकी वजह से जो भी हमको वेव्स मिलेगी वो कहीं पे तो इसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम मिल सकती है, हो सकता है, और कहीं पे मिनिमम, फिर वापस मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर ऐसे ही। तो इसी की वजह से हमको क्या है बीट्स जो है वो सुनाई देते हैं। ये बीट्स है सारे, क्या है ये बीट्स है, ये जितने भी ये बन रहे हैं ये विस्पंद है, क्या है विस्पंद है। अब कितनी फ्रीक्वेंसी पे कितने विस्पंद बनेंगे इस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वही मैं भी आपको बताऊंगा। तो देखिए इससे हमको क्या चीज देखने को मिल रही है कि इसकी n1 है फ्रीक्वेंसी और इसकी कितनी है n2, लेकिन क्या दोनों समान है, नहीं है। अब यहाँ पे हो सकता है कि n1 जो है n2 से ज्यादा है, n1 जो है वो n2 से ज्यादा है, या n2 जो है n1 से ज्यादा है। अब इसमें देखो किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, अब नंबर ऑफ ऑसिलेशंस किसमें ज्यादा होंगे, ऊपर वाले में या नीचे वाले में, ऊपर वाले में ज्यादा होंगे नंबर ऑफ ऑसिलेशन एक पर्टिकुलर टाइम में। इसमें देखो पूरा ऑसिलेशन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं n1 जो है वो n2 से ज्यादा ले रहे हैं, मतलब बराबर तो नहीं है। तो इन दोनों के अगर हम फ्रीक्वेंसी में अंतर देखें तो कितना मिलेगा n1 माइनस n2 देखने को मिलेगा, इनकी आवृत्ति में परिवर्तन जो भी है ना। तो अब ये विस्पंद कितने सुनाई देंगे, कैसे सुनाई देंगे, देखो डेल्टा एन मिल रहा है हमको, ये अंतर है। अब ये ज्यादा अंतर नहीं मिलेगा। अब मान लेते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी 256 है और ये जो है 250 है, क्या है 250, तो देखो अंतर कुछ ज्यादा नहीं है, कितना है सिर्फ 6 का अंतर इसमें देखने को मिल रहा है। तो इनकी आवृत्ति का अंतर कितना हो गया 256 माइनस 250 कितना मिला 6, मतलब डेल्टा एन जो है वो हमको मिल रहा है 6। अब जितना अंतर मिला है उतने ही विस्पंद हमको सुनाई देंगे और विस्पंदों की आवृत्ति भी यही होगी, है ना। अब ये कैसे लिया हमने, क्या आता है, देखो सिंपली बता दिया मैंने, डेल्टा एन मतलब जो भी हम वेव्स ले रहे हैं, है ना। अब ये वेव जो है कोई ना कोई तो वस्तु क्या करेगी, इन तरंगों को उत्पन्न करेगी। तो इन तरंगों का उत्पन्न करने का देखो फ्रीक्वेंसी क्या है 256, इसका मतलब जो जहां से भी ये तरंग उत्पन्न हुई है जिस भी वस्तु से या जिस भी इंस्ट्रूमेंट से ले रहे हैं, तो वो एक सेकंड में 256 टाइम्स क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी। और ये कितना करेगा 250 टाइम्स, मतलब 250 टाइम। तो इन दोनों में अंतर कितना है 6 का अंतर है सिर्फ, है ना, 6 ऑसिलेशंस का या 6 कंपन का सिर्फ। तो बीट्स कितने सुनाई देंगे हमको 6 सुनाई देंगे अगर ये दोनों आवृत्ति, ये दोनों अगर तरंगे अध्यारोपित होती है तो हमको 6, तो यहाँ पे देखिए 5 बनाए, एक और बना देते हैं, इतने विस्पंद जो है हमको। अब विस्पंद का मतलब सभी एक जैसे नहीं है, अब जैसे यहाँ पे कम ज्यादा यही चीज, ज्यादा कम ऐसे कंटिन्यूसली हमको अल्टरनेट देखने को मिल सकता है। यहाँ हो सकता है कि ये थोड़ा बड़ा बन गया हो,
उसके बाद वापिस एक बड़ा फिर छोटा, तो मतलब टोटल 6 विस्पंद हमको या 6 बीट्स जो है यहाँ पे बनेंगे या सुनाई देंगे। आया ना समझ में? तो ये है बीट्स कहते हैं इनको। तो देखिए अब वही चीज हम ले रहे हैं यहाँ पे। अब अगर हम देखें तो ये हमने ले लिया। अब देखिए यही है, नेक्स्ट क्या है, फाइंड नंबर ऑफ बीट्स। अब ये जो है इस पर हो सकता है आपके क्वेश्चन बने, है इजी है लेकिन क्वेश्चन बनता है। अब जिसको पता है तो कर लेगा इजीली, लेकिन नहीं पता है कि विस्पंद कैसे बनते हैं और विस्पंद की, अब देखो इस पे दो, एक ही चीज, एक ही आंसर दो चीज का हो सकता है। अब आपको दो तरह से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो पूछ ले फाइंड द नंबर ऑफ बीट्स, मतलब विस्पंद की संख्या कितनी है, या फिर विस्पंद की आवृत्ति क्या है। तो विस्पंद की जो संख्या है वो ही विस्पंद की आवृत्ति के बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें दोनों चीजें पूछ सकता है आपको कि विस्पंद की आवृत्ति क्या है, तो भी वही चीज है, और विस्पंद की संख्या, दोनों बराबर ही होते हैं, विस्पंद की आवृत्ति हो या विस्पंद की संख्या। देखिए तो नंबर ऑफ बीट्स जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स के बराबर होती है। अभी कैसे आता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं हम, विस्पंद की संख्या ज्ञात करने के लिए, जो पीछे मैंने बताया उसी तरह से, कि मान लीजिए आवृत्ति N1 और N2 के दो स्वरित्र, ट्यूनिंग फॉर्क। स्वरित्र क्या होते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क। पहले भी कमेंट में किसी ने पूछा था कि स्वरित्र क्या होते हैं, तो स्वरित्र जो है आपने शायद 9th क्लास में या 11th में आपने यूज भले ही किया होगा। ये इस टाइप से होता है स्वरित्र, और नीचे एक डंडी होती है, इसको एक रबड़ पैड से जो है क्या है स्ट्राइक किया जाता है। तो इसमें आपको कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी या साउंड जब कान के पास में ले जाएंगे तो इसको बोलते हैं स्वरित्र, है ना। तो इनको अगर जब रबर पैड से स्ट्राइक किया जाता है तो ये वाइब्रेट करते हैं। ये अलग अलग मटेरियल्स के बने होते हैं, सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। किसी की 414 हो सकती है, किसी की 356 हो सकती है, किसी की 256 हो सकती है, मतलब सबकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी के बहुत सारे अलग अलग ट्यूनिंग फोर्क ले सकते हैं। वो मटेरियल्स कैसा ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि जितने भी मटेरियल्स होते हैं उन सब की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। अगर उनको स्ट्राइक करे किसी भी रबर पैड से या किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट से, ठीक है ना, तो वो वाइब्रेशन जो है उनका सबका अलग अलग होता है, ठीक है ना। मंदिर वगैरह में देखा होगा मोस्टली जो घंटियां होती है वो पीतल की लगी रहती है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है थोड़ी। चलिए तो अभी ये होता है स्वरित्र, इसको हम बोलते हैं स्वरित्र। तो क्या कर रहे हैं, दो स्वरित्र ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दो स्वरित्र ले रहे हैं। मान ले इस स्वरित्र की जो आवृत्ति है वो N1 है, या F1 भी ले सकते हैं जैसा मैंने बताया, और एक दूसरा स्वरित्र और ले रहे हैं हम जिसकी फ्रीक्वेंसी N2 है। जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, N2 है, N2 फ्रीक्वेंसी है ना। ये दो स्वरित्र ले रहे हैं। अब दोनों स्वरित्र को अगर एक साथ बजाए, दोनों स्वरित्र को क्या करें, एक साथ स्ट्राइक करें या एक साथ उनको वाइब्रेट किया जाए या कंपित किया जाए, तो दोनों तरंगे उत्पन्न करेंगे। मतलब जिस भी माध्यम में है उसके माध्यम के कणों को वो क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, है ना, कंपित करेंगे। तो उसके कंपन से जो भी वेव्स प्रोड्यूस होगी ये N1 फ्रीक्वेंसी की होगी और ये N2। अब दोनों को एक साथ रखे, अगर पास पास में नियरली पास में रखेंगे तो दोनों क्या करेंगे, दोनों से जो वेव्स निकल रही है वो एक दूसरे से सुपर इंपोज होगी, तो मिलेगी, तो उससे हमको बीट्स सुनाई देंगे। लेकिन कितने बीट्स बनेंगे, कितने नोट्स, कितने एंटी नोट्स बनेंगे, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, उनकी आवृत्तियों के अंतर पर। अब क्यों कह रहा हूं मैं आवृत्तियों के अंतर के बराबर है, देखिए तो ये दो स्वरित्र ले लिए हमने N1 और N2। अगर इनका टाइम पीरियड देखें तो टाइम पीरियड कैसे मिलेगा अपने को, x/n। हाँ, इसके लिए एक चीज ले लेते हैं कि हमने दो स्वरित्र ले लिए N1 और N2। N1 जो है वो मान लेते हैं कि एक सेकंड में x वाइब्रेशन या कंपन क्या कर रहा है, उत्पन्न कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि एक ही समय में कंपन करते हैं दोनों, दोनों की आवृत्ति जो है N1 और N2 है। एक साथ इनको हम क्या कर रहे हैं, कंपित करवा रहे हैं या वाइब्रेट करवा रहे हैं। मतलब जिसमें N1 और N2, N1 जो है वो N2 से बड़ा है। N1 जो है इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, मान लेते हैं ये 280 है ना, और इसकी जो है वो 256 है। दोनों की आवृत्ति लिए मैंने एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि ये इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 280 है और इसकी 256 है। अब सामने दिख रहा है कि N1 जो है N2 से ज्यादा है, मतलब ज्यादा कंपन कौन करेगा, N1 वाला स्वरित्र। और N2 वाला स्वरित्र जो है जिसकी फ्रीक्वेंसी N2 है वो कितनी है, फ्रीक्वेंसी उसकी 256 है, उसकी 280। दिख रहा है हमको, है ना। तो यदि
यदि विस्पंद की समयावधि जो है टी है, मतलब जो भी विस्पंद बन रहा है उसके लिए हमने टाइम पीरियड ले लिया कि हमको इतने टाइम के लिए ही विस्पंद लेना है। एक टाइम पीरियड ले लिया, जैसे 2 सेकंड में कितने विस्पंद बने, 3 सेकंड में कितने विस्पंद बने, तो टाइम पीरियड हमने फिक्स ले लिया जो कि कितना है, टी है। उसका आवर्तकाल जो है वो टी टाइम में हम ले रहे हैं। तो आवर्ती n1 के स्वरित्र में उत्पन्न होने वाले कंपन की संख्या x है। मतलब एक टी टाइम पीरियड ले लिया कि यहां से यहां तक का एक टाइम पीरियड ले लेते हैं कि यहां तक इसमें जितने भी विस्पंद बने, है ना, वो पहला वाला जो है वो कितने विस्पंद बना रहा है, सॉरी पहले वाले की जो है कितना कंपन कर रहा है इस टाइम पीरियड में, जो भी कंपन कर रहा है वो कितने हैं, मान लेते हैं कि भाई x है ना। और दूसरे के लिए लेते हैं तो दूसरा जो है उसकी संख्या कितनी होगी, x-1, क्योंकि ये ज्यादा करेगा, सीधी सी बात है, ये उससे कम ही करेगा, है ना। तो लगभग, अब मैंने तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस लिया है, ज्यादा लिया है, लेकिन यहाँ पे हम एक बार एग्जांपल क्या ले रहे हैं कि लगभग समान आवर्ती की होती है, तो ज्यादा अंतर नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो चलो हम भी यहाँ पे ज्यादा अंतर नहीं लेते, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है, कम ही लेते हैं। चलो ये 256 है, तो इसको हमने ले लिया 252 ले लेते हैं, सॉरी 250 ज्यादा लेना है उससे, 258 ले लेते हैं, मतलब 2 का फर्क है ना? तो उस हिसाब से कितना भी फर्क वो लेते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि दूसरा जो है वो x-1 अगर मान लो कर रहा है ना, तो उससे कम कर रहा है वो, उससे तो कम ही लेना है हमको, क्योंकि हमने ले रहे कि भाई n1 जो है n2 से बड़ा। अब वो बड़ा कितना ज्यादा कर रहा है, 4 5 6 7 8 10, जितना भी वो हम डिफरेंस लेंगे उतने ही नंबर ऑफ बीट्स बनेंगे। तो हम किस पर डिपेंड कर रहे हैं, अभी क्या ले रहे हैं कंडीशन के एक बीट ही बन रहा है, इसीलिए x-1 ले रहे हैं। तो एक बीट पर लेकर जो मिनिमम सिचुएशन है कि एक ही विस्पंद बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि सपोज टू ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी n1 एंड n2 वाइब्रेट एट सेम टाइम। दो ट्यूनिंग फॉर्क हमने लिए, स्वरित्र को इंग्लिश में ट्यूनिंग फॉर्क कहते हैं। तो दो ट्यूनिंग फॉर्क लिए हमने और दोनों को क्या कर रहे हैं, एक ही टाइम में वाइब्रेट करवा रहे हैं, सेम टाइम में, ठीक है ना। जिसमें n1 जो है वो क्या है, ग्रेटर देन n2 है, मतलब n1 जो है n2 से बड़ा है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो इफ द टाइम पीरियड ऑफ बीट्स इज टी, कैपिटल टी, जो भी एक टाइम पीरियड ले लिया हमने कैपिटल टी, उसमें इनका जो देन द नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी n1 इज x। जो फर्स्ट वाला जो ट्यूनिंग फॉर्क ले रहे हैं हम, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, n1 है, तो उसमें नंबर ऑफ इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड t में नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो है वो कितने हैं, x। नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितने हैं, x है। तो दूसरे में सपोज कर लेते हैं कि दूसरा जो है वो अदर वन, then the vibration produced by other is x-1, जो कि उससे कम है ना। अब टाइम पीरियड दोनों के लिए सेम है, तो फर्स्ट वाले के लिए अगर हम टाइम पीरियड ले तो t कितना मिलेगा, x/n, क्योंकि टाइम पीरियड क्या मिलता है हमको, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन क्या मिलता है, फ्रीक्वेंसी। मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टाइम। तो टाइम पीरियड क्या मिलेगा, नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन फ्रीक्वेंसी। मतलब जो भी हमको आवर्तकाल मिल रहा है वो क्या है, दोलनों की संख्या। बताया था मैंने आपको पहले भी कि दोलनों की संख्या बट्टा क्या होता है, अगर हम आवर्ती ले तो दोलनों की संख्या बट्टा आवर्तकाल होता है, तो यहाँ पे आ जाएगी आवर्ती आ जाएगी। अगर टाइम पीरियड निकालें तो उस हिसाब से देखें तो उसके टाइम पीरियड कितना मिलेगा, x/n1। और दूसरे वाले का, फर्स्ट वाले का तो ये मिल गया, सेकंड वाले का कितना मिलेगा, जो n2 फ्रीक्वेंसी का है, तो वो कितने वाइब्रेशन हो रहे हैं उसमें, कंपन ऑसिलेशन, वही कंपन या ऑसिलेशन दोलन जो भी बोलो आप, x-1/n2 मिल गया दूसरे वाले का, है ना। तो टाइम पीरियड दोनों का सेम है, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, बराबर, क्योंकि लगभग बराबर फ्रीक्वेंसी की ले रहे हैं। तो टाइम पीरियड इसका सेम ही ले रहे हैं, पर्टिकुलर एक सेकंड में कितना बीट बन रहा है, तो यहाँ पे हम एक ही बीट के लिए ले रहे हैं, तो टाइम पीरियड भी से इतना ही लिया हमने फिक्स दोनों के लिए, और बीट भी एक के लिए ही ले रहे हैं। तो कितना होगा देखिए, x/n1 जो है वो किसके बराबर होगा, x-1/n2 हो गया, दोनों बराबर हो गए, ये इसके बराबर हो गया, ये आ गया। तो यहां से अगर हम देखें तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी। अब इसको अगर हम सॉल्व करें यहाँ पे तो देखिए क्या मिलेगा यहाँ पे, चलो ये सौरित्र वाला यहाँ पे जगह यहाँ पे कर लेता हूं मैं। देखिए तो यहाँ पे अगर इसको हम सॉल्व करें तो x वैल्यू कितनी मिल रही है, n1/n1 माइनस n2। अब ये कैसे मिल रहा है, तो देखिए इधर है अपने पास x/n1 और इधर क्या है, x-1/n2 है। अब इनको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम,
वज्र गुणन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, xn2 इधर आ जाएगा और इधर मिल जाएगा xn1 माइनस n1। अब इस xn1 को अगर इधर लाए, है ना, तो क्या मिल जाएगा, देखिए xn2 माइनस n1, या फिर n1 को इधर ले लो, उसको इधर ले लो, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 आ जाएगा, इक्वल में बच जाएगा ओनली प्लस का n1। तो x इक्वल टू कितना मिल जाएगा यहाँ पे सिर्फ, अब यहां से आपको पता चली गया, देखो n1 अपॉन n1 माइनस n2, यही बच रहा है यहाँ पे भी, देखो n1 अपॉन n1 माइनस n2, बस ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको मिल जाएगा। तो देखिए अब इस x की वैल्यू, ये जो x की वैल्यू हमको मिली है, अगर ये इसको यहाँ पे पुट करें हमने पहले इक्वेशन में, तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, देखिए टाइम पीरियड कितना मिलेगा, n1 अपॉन n1 माइनस n2, है ना, n1 अपॉन n1 माइनस n2 तो है ही, x अपॉन n1 है, तो नीचे क्या बच जाएगा, देखिए इसके अपॉन में बच जाएगा n1, इसके अपॉन में, इसीलिए मैंने इंटू 1 अपॉन n1 यहाँ पे लिया है। तो ये जो n1 माइनस n2 जो मिल रहा है अपने को, क्योंकि n1 से n1 कैंसिल हो जाएगा, n1 से n1 क्या बचेगा, t इक्वल टू यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, सिर्फ t इक्वल टू यहाँ पर मिलेगा, उधर लिख लेता हूं, चलिए t इक्वल टू यहाँ पे, क्योंकि x की वैल्यू जैसे यहाँ पे आएगी n1 से n1 तो कट जाएगा, बचेगा 1 अपॉन n1। तो जो आवर्तकाल या टाइम पीरियड मिलेगा वो हमको मिलेगा n1 माइनस n2 के बराबर, t इक्वल टू कितना, 1 अपॉन n1 माइनस n2। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, t इक्वल टू 1 अपॉन डेल्टा n। अब टाइम पीरियड तो हमने वही लिया था, ये डेल्टा n किसकी फ्रीक्वेंसी मिल रही है, जो पीछे भी मैंने बताया था, देखिए डेल्टा n जो है वो किसकी फ्रीक्वेंसी मिल रही है, जो हम ले रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए विस्पंद की फ्रीक्वेंसी, किसकी, मतलब बीट्स की फ्रीक्वेंसी मिल रही है, विस्पंद की आवृत्ति, और इतने ही नंबर ऑफ बीट्स भी हमको सुनाई देंगे। तो नंबर ऑफ बीट्स अगर हमको फाइंड करने हैं, अगर विस्पंद की संख्या हमको निकालनी है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए डेल्टा एन जो मिलेगा वही होता है, तो द नंबर ऑफ बीट्स इज n1 माइनस n2, जो कि किसके बराबर होता है, डेल्टा n के बराबर ले लो, है ना। तो मतलब दो जो सरित्र हम ले रहे हैं, दो जो ट्यूनिंग फॉर्क हमने लिया है, उनकी आवृत्तियों का अंतर या फ्रीक्वेंसी का जो अंतर होता है वो ही नंबर ऑफ बीट्स होते हैं, विस्पंद की संख्या वही होती है, जो कि किसके बराबर होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स। जो भी बीट बन रहे हैं, जो भी विस्पंद हमको सुनाई दे रहे हैं, जितने भी बन रहे हैं, यहां हमने एक के लिए लिया था, तो एक जो बन रहा है उसकी भी कितना होगा, ये n1 माइनस n2, तो क्योंकि एक का ही अंतर ले रहे, तो ये 256 है, तो ये 257 हो जाएगा, तो कितना मिलेगा विस्पंद, एक ही विस्पंद, और उसकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी मिलेगी, एक। लेकिन अगर इसमें फ्रीक्वेंसी जो भी हम ट्यूनिंग फॉर्क ले रहे हैं, अब इस हिसाब से हम देखो, हमने एक के लिए लिया तो हमको पता चल गया कि n1 माइनस n2 के बराबर होगा एक विस्पंद के लिए, लेकिन क्या जरूर थोड़ी हमेशा ये 256 और 257 वाला ही मिलेगा, इसमें अंतर नहीं मिलेगा, मिल सकता है अलग अलग ट्यूनिंग फॉर्क, अगर एक 280 का और एक 270 का, अगर दोनों स्वरित्र एक साथ बजाए तो कितने विस्पंद सुनाई देंगे, या कितने उस जो विस्पंद हमको सुनाई दे रहे हैं, जो बन रहे हैं विस्पंद, है ना, उनकी आवृत्ति कितनी होगी, तो ये दोनों ही चीज हम निकाल सकते हैं। चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए अभी आगे चलते हैं, ठीक है। अभी देखिए हम क्या करेंगे, अब विस्पंद की संख्या निकालेंगे। अब वो कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं, देखिए कुछ, है ना, जो भी पीछे बताया उसी के बेसिस पर ले रहे हैं। तो देखिए, तो ट्यूनिंग फॉर्क हैव फ्रीक्वेंसी, देखो एग्जांपल फर्स्ट में हम क्या ले रहे हैं, पहला उदाहरण अगर हम ले कि दो स्वरित्र हैं जिनकी आवृत्तियां जो है कितनी है, एक की 256 है और दूसरे की 260 हर्ट्ज। हर्ट्ज क्या होती है, यूनिट होती है आवृत्ति की या फ्रीक्वेंसी की। तो देखिए पहले स्वरित्र की आवृत्ति कितनी है, 256 है, और दूसरे की कितनी है, 260 है। मतलब टू ट्यूनिंग फॉर्क्स हैव फ्रीक्वेंसीज, f1 इक्वल टू 256 एंड f2 इक्वल टू 260। मतलब अब दोनों के बीच डिफरेंस कितना है देख लिए, तो नंबर ऑफ बीट्स कितने देखने को मिलेंगे हमको, विस्पंद की संख्या। अभी आप बता सकते हो इन दोनों का अंतर कितना मिल रहा है देखो 260 और 256 में कितना डिफरेंस है, 4 का। तो विस्पंद कितने बनेंगे, 4 विस्पंद बनेंगे प्रति सेकंड। प्रति सेकंड कितने, 4 विस्पंद। जब ये दो
256 हर्ट्ज मतलब 256 बार कंपन करने वाले और 260 बार कंपन करने वाले जो तरंगे उत्पन्न होगी दोनों स्वरित्र से, है ना, तो वो जब अध्यारोपित होगी एक दूसरे पर तो कितने विस्पंद हमको सुनाई देंगे? एक सेकंड में चार, एक सेकंड में ऐसे चार, एक सेकंड में चार विस्पंद सुनाई देंगे जब ये दोनों स्वरित्र एक साथ कंपित करवाए जाएंगे। तो चार बीट्स, अब ये कैसे मिला? देखो इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दो स्वरित्र लिए हमने कि भाई दो तरंगे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी इतनी इतनी है, जब वो अगर किसी माध्यम में अध्यारोपित होती है तो कितने विस्पंद वहां पे वो उत्पन्न करेगी। तो बस क्या करना है आपको, जो भी दो तरंगे मिल रही है अध्यारोपित हो रही है उनकी आवृत्तियों का अंतर निकाल दो, ज्यादा में से कम वाली को। अब यहाँ पे एक चीज देख रहे हो मैंने, ये मॉड यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, उसको मॉड्यूलस बोलते हैं। अब जरूरी नहीं हमेशा F1 ही बड़ा हो या F2 ही बड़ा हो, दोनों में से कोई भी मिल सकता है, ठीक है ना। तो जो अंतर होगा उतने ही विस्पंद सुनाई देंगे और वो ही उस विस्पंद की आवृत्ति भी होगी, क्योंकि प्रति सेकंड विस्पंद देखो तो आवृत्ति हुई ना ये भी। तो 4 विस्पंद पर सेकंड, तो विस्पंद की संख्या कितनी होगी? 4 विस्पंद पर सेकंड आ गया, मतलब वो फ्रीक्वेंसी हो गई कि कितने टाइम में कितने विस्पंद, ये तो होती है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति उसी को तो बोलते हैं। तो आवृत्ति भी वही होगी, उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे? बीट्स भी बनेंगे। तो यहां पे अगर देखें तो इसका आंसर क्या होगा? अगर के दो स्वरित्र अगर इतनी इतनी आवृत्ति के वो विस्पंद बना रहे हैं तो कितने विस्पंद बनाएंगे? ये दोनों आवृत्ति, अगर आवृत्ति की तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है तो कितने विस्पंद बनाएंगे? 4 तो विस्पंद बनाएंगे और उसकी आवृत्ति भी कितनी होगी? 4 हर्ट्ज ही होगी, मतलब 4 विस्पंद पर सेकंड। अतः प्रति सेकंड 4 विस्पंद हमको सुनाई देते हैं। देखिए अगर दो ट्यूनिंग फोर्क जिनकी 256 हर्ट्ज और 260 हर्ट्ज अगर फ्रीक्वेंसी दोनों की है और वो दोनों एक साथ अगर वाइब्रेट किए जाते हैं तो उनसे जो भी वेव प्रोड्यूस होगी तो उन वेव से सुपर इम्पोज होने से, उनके वेव के सुपर इम्पोज की वजह से जितने भी बीट्स बनेंगे वो कितने बनेंगे? उन दोनों की फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस के बराबर, और नंबर हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा क्योंकि बीट्स सुनाई दे रहे हैं। -4 नहीं होता है, इसीलिए मॉड्यूलस ले रहे हैं यहाँ पे। जो भी ज्यादा है उसमें से कम वाले को माइनस कर दो या कम वाले में से भी ज्यादा वाले को माइनस करो तो भी नंबर उतना ही मिलेगा आपको। तो मतलब 4 बीट पर सेकंड आपको सुनाई देंगे, इतने विस्पंद हमको सुनाई देंगे। देयरफॉर 4 बीट्स आर हियर पर सेकंड, मतलब बीट कितने सुनाई दे रहे हैं हमको? 4, कितने पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में 4। अब कितना टाइम पीरियड के लिए आपने उसको साथ में बजाया है ना, 4 सेकंड के लिए, तो कितने हो जाएंगे बीट्स? 4 इंटू 4 16 बीट्स जो है वो इस 4 सेकंड में सुनाई देंगे। तो टाइम पीरियड भी यहाँ पे मैटर करता है। सुदेश भी पूछ सकते हैं कि भाई इतनी इतनी फ्रीक्वेंसी है, वो 4 सेकंड के लिए एक साथ बजाए गए तो कितने विस्पंद सुनाई देंगे 4 सेकंड में। तो वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पर सेकंड बोल रहा है तब तो जो डिफरेंस है वही मिलेगा, लेकिन 4 सेकंड के लिए बोल दिया तो जितना डिफरेंस मिल रहा है उसको उतने ही सेकंड से मल्टीप्लाई करना है, वो आपका आंसर होगा, है ना। तो देखिए अब देयरफॉर 4 बिट्स आर हियर। अब दूसरा एग्जांपल एक और ले लेते हैं इसी के रिलेटेड, फिर मैं वो भी बता देता हूं आपको कितने सेकंड के लिए है, तो वो भी एग्जांपल में लेके बता देता हूं आपको कितने सेकंड के लिए तो वो कितने सुनाई देंगे या कितना विस्पंद बनेंगे और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो देखिए दूसरा एग्जांपल क्या कह रहा है कि दो ध्वनि स्रोतों, सॉरी क्या ले रहे हैं हम, कि दो ध्वनि स्रोतों की आवृत्तियां। अब देखो यहाँ पे ध्वनि स्रोत लिए, स्वरित्र नहीं ले रहे, टू साउंड सोर्सेज। अब वो साउंड सोर्स कोई भी हो सकता है, स्पीकर हो सकता है या कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो दो ध्वनि स्रोतों की आवृत्ति जो है, एक की 500 हर्ट्ज है और दूसरी की 496 हर्ट्ज है। मतलब देखिए टू साउंड सोर्सेज हैव फ्रीक्वेंसीज कितनी? 500 एंड 496। दो जो साउंड सोर्स ले रहे हैं, दो ध्वनि स्रोत जो ले रहे हैं उनकी आवृत्ति में एक की 500 हर्ट्ज है और दूसरी की 496, दोनों एक साथ साउंड क्रिएट कर रहे हैं, मतलब एक साथ ध्वनि जो है वो उत्पन्न कर रहे हैं एक ही समय में। तो कितने नंबर ऑफ बीट्स बनेंगे? दोनों का अंतर कितना मिल रहा है यहाँ पे भी देखो, 500 और 496, मतलब कितने बनेंगे? 4। देखो यहाँ पे भी कुछ ज्यादा अंतर नहीं ले रहे हैं, मतलब ज्यादा बड़ा अंतर नहीं ले रहे, क्योंकि इसकी डेफिनेशन भी ये बीट्स कब देखने को मिलेगी? जब लगभग समान आवृत्ति की तरंगे अध्यारोपित होती है, बस। तो यही चीज है ना, ये आप ध्यान रखना। तो बीट्स तभी सुनाई देंगे जब लगभग, तो इस पर बेस्ड अगर क्वेश्चंस भी पूछेंगे तो वो भी लगभग बराबर आवृत्ति की, ज्यादा कुछ अंतर नहीं, 5 6 या 7 ऐसा ही
5 6 या 4 3 2 ऐसे ही कुछ अंतर मिलेगा आपको। तो देखिए, तो बीट्स कितने मिलेंगे हमको, 4 बीट्स पर सेकेंड। तो इसकी भी आवृत्ति भी कितनी होगी, वही होगी, मतलब फ्रीक्वेंसी भी वही, जितने नंबर ऑफ बीट्स है उतने नंबर ऑफ उसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। तो देखो विस्पंद की संख्या इसके लिए कितनी मिलेगी हमको, 500 में से 496 को माइनस कर दो, कितना मिल गया, 4। तो मतलब 4 विस्पंद यहाँ पे भी सुनाई दे रहे पर सेकंड, है ना, मतलब पर सेकंड 4 विस्पंद यहाँ पे उत्पन्न होंगे। और विस्पंद की फ्रीक्वेंसी जो होगी बीट्स की, वो भी कितनी मिलेगी, 4 ही मिलेगी, 4 हर्ट्ज। तो ये इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पीछे वाले का तो शायद ले लिया होगा आपने, इसका तो चलिए इसके भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर और भी कुछ एग्जांपल लेते हैं, ये जो मैंने अभी आपको बताया उसके रिलेटेड। चलिए अभी देखिए और भी एग्जांपल्स ले लेते हैं कुछ, कि इसमें मैं वो भी बता देता हूं कि कितने सेकंड के लिए अगर बज रहा है या कितने सेकंड के लिए वो अध्यारोपित हो रही है वो, ठीक है ना। तो उसके रिलेटेड भी मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं। मान लीजिए कि दो स्वरित्र ले रहे हैं, दो ट्यूनिंग फॉर्क ले रहे हैं, टू ट्यूनिंग फॉर्क हैज फ्रीक्वेंसीज, एक की F1 है जो कि कितनी है, कुछ ले लेते हैं 396, है ना। और दूसरा जो है F2 जो है वो अपने पास है 400 या 420 ले लेते हैं, 402 ले लेते हैं, ओके। 396 और 402 दो फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है ना। आर प्रोड्यूस्ड beats are produced between are vibrate in same time, वाइब्रेट ऑन सेम टाइम भी ले सकते हैं, मतलब एक ही टाइम पर उनको वाइब्रेट किया जा रहा है। मतलब दो स्वरित्र लिए हमने, दो स्वरित्र जिनकी आवृत्ति क्रमशः कितनी है, एक की है हमने F1 ले ली 390, चलो ये अलग ले लेते हैं, और इसकी ले ली हमने 325 और दूसरी जो है उसकी ले ली हमने 330 ले ली, ठीक है। तो ये चीज मिल गया, एक ही समय में कंपेत करवाए जाते हैं। तो कितने विस्पंद उत्पन्न होंगे यदि इन्हें 4 सेकंड के लिए या 5 सेकंड के लिए ले लेते, चलो 5 सेकंड के लिए कंपित करवाया जाए। देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आर वाइब्रेट ऑन सेम टाइम देन इन 5 सेकंड, चलो यहाँ पे 4 सेकंड ले लेते हैं, दोनों अलग अलग ले रहे हैं। इन 4 सेकंड हाउ मेनी beats they produced, ठीक है ना। अब इनको कितने 4 सेकंड के लिए बजाया जा रहा है, तो कितने बनेंगे, है ना। इधर भी इधर 4 ले लिया गया, 5 सेकंड, हाँ तो इधर 4 ले लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले चलो इस वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं। अब आपको सीधा सा पता है विस्पंद तो बनेंगे, पर सेकंड जितने बनेंगे वो तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए डेल्टा F इक्वल टू कितना मिलेगा, F2 माइनस F1, इतने विस्पंद बनेंगे पर सेकंड। पता चल गया हमको, वो F2 माइनस F1 कितना मिलेगा, देखिए 330। अब चाहे तो यहाँ पे आप F1 माइनस F2 भी ले सकते हैं, क्योंकि मॉडुलस ले लिए, नंबर जो है वो पॉजिटिव में ही हमको लेना है। तो देखिए 330 माइनस कितना मिल रहा है 325, कितना अंतर मिल गया 5, मतलब 5 विस्पंद जो है वो पर सेकंड उत्पन्न करेगा, 5 विस्पंद पर सेकंड। लेकिन ये भी क्या कह रहे हैं,
क्या कह रहे हैं, यहाँ पे क्या लिया हमने कि 5 सेकंड के लिए अगर उनको कंपित करवाया जाता है, 1 सेकंड में तो 5 बनेंगे, तो 5 सेकंड में कितने बनेंगे, आवृत्ति तो वही है ना। ये 330 बार 1 सेकंड में क्या कर रहा है, 330 बार कंपित कर रहा है ना। और ये 325 बार कंपित कर रहा है, कंपित हो रहा है, मतलब ये 330 टाइम्स ये क्या कर रहा है, 1 सेकंड में वाइब्रेट कर रहा है, और ये 325 टाइम्स 1 सेकंड में क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। तो देखिए अगर इनको एक साथ में एक ही टाइम में उनको वाइब्रेट करवाया जाता है या कंपित करवाया जाए तो क्या मिलेंगे, कितने विस्पंद बन रहे, देखो 5 विस्पंद पर सेकंड बन रहे, कितने, 5 विस्पंद पर सेकंड। लेकिन यहाँ पे कितने सेकंड के लिए बजाया उसको, 5 सेकंड में। तो देखिए 1 सेकंड में कितना बना रहा है वो, मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूं, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना मिल जाएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई बोले तो 25 विस्पंद जो है हमको 5 सेकंड में सुनाई देंगे। कितने, 25 विस्पंद, कितने टाइम में, 5 सेकंड में। तो देखिए 1 सेकंड में कितने विस्पंद दे रहा है वो, 5 विस्पंद, ये भी। तो 5 सेकंड में कितने देगा वो, 5 इंटू 5 बोले तो कितने, 25 विस्पंद जो है वो 5 सेकंड में क्या करेंगे, ये दोनों सूत्र जब एक साथ बजाए जाएंगे, इनको अगर कंपित करवाया जाएगा तो 25 विस्पंद जो है वो बीट्स क्या करेंगे, उत्पन्न करेंगे। लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जो भी विस्पंद बन रहे ना, 5 विस्पंद बन रहे पर सेकंड, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 5। अब फ्रीक्वेंसी 25 मत ले लीजिएगा, वो तो 5 सेकंड के लिए ले रहे हैं। फ्रीक्वेंसी जो है, आवृत्ति जो है, वो हमेशा पर सेकंड के हिसाब से ली जाती है। तो उसकी आवृत्ति जो है, विस्पंद की अगर आवृत्ति देखे तो विस्पंद की आवृत्ति जो है वो हमको मिलेगी 5 हर्ट्ज। विस्पंद की आवृत्ति जो है वो 5 हर्ट्ज मिलेगी हमको, कितनी, 5 हर्ट्ज। ये आपको ध्यान रखना है, यहां 25 नहीं, वो 5 सेकंड में कितने बनाएंगे विस्पंद, वो 5 है, लेकिन विस्पंद की जो आवृत्ति है वो इतनी नहीं होगी, वो 5 हर्ट्ज होगी। तो यह आ गया आपको समझ में। अब इधर देखिए, यहां पे हमने 396 और 402 लिया है, कितना लिया है, 396 और 402। तो देखिए अब यहां पे क्या चीज देखने को मिलती है हमको, देखिए अब यहां पे सीधी सी बात है, डेल्टा एफ ही नंबर ऑफ क्या होंगे, नंबर ऑफ बीट्स होंगे। तो देखिए डेल्टा एफ हमको कितना मिल जाएगा, वही F1 माइनस F2 ले लो भाई, क्या फर्क पड़ेगा, मॉड ले लिया हमने। तो देखो 396 माइनस 402 कितना मिल गया, बताइए, 6, कितना मिल गया, 96 था, 402 है, कितना मिल गया, 6। मतलब 6 बीट्स जो है वो पर सेकंड क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। मतलब नंबर ऑफ बीट्स हमको पर सेकंड पता चल गया, और यही आवृत्ति भी हो गई, फ्रीक्वेंसी भी हो गई। तो देखिए अब यहां पे अगर देखें ये कितने टाइम के लिए बज रहा है, 4 सेकंड के लिए कंपित किया जा रहा है, कितने, ये मुझे लगता है आपको ये कलर जो है आपको अच्छे से विजिबल नहीं होगा, तो मैं आपको दूसरा कलर ले लेता हूं जो विजिबल हो अच्छे से। ये देखिए, तो ये ले लेते हैं हम। देखिए तो डेल्टा एफ जो है, जो नंबर ऑफ बीट्स अगर देखें, नंबर ऑफ बीट्स जो है वो हमको मिलेंगे डेल्टा एफ, जो कि बराबर होगा F1 माइनस F2 के, कितना, देखिए कितना है, 396 माइनस 402। मतलब डेल्टा एफ जो हमको मिल रहा है वो 6 बीट्स पर सेकेंड मिल रहा है, मतलब 6 बीट पर सेकेंड हमको सुनाई देंगे। तो देखिए लेकिन ये कितने टाइम के लिए बज रहा है, कितने टाइम के लिए दोनों साथ में कंपित हो रहे हैं, 4 सेकंड के लिए कंपित कराया हमने। तो कितने नंबर ऑफ बीट्स बनेंगे अब टोटल, नंबर ऑफ बीट्स इन 4 सेकेंड कितने बनेंगे, 6 तो बन ही रहे 1 सेकंड में, कितने सेकंड के लिए चाहिए हमको, 4 सेकंड के लिए। तो कितना मिल गया, 24 बीट्स जो है वो हमको सुनाई देंगे। तो ये हो गया इसका आंसर कि 24 बीट्स जो है पर सेकंड हमको, सॉरी 24 बीट्स जो है वो 4 सेकंड में हमको सुनाई देंगे। पर सेकंड तो कितने मिल रहे हैं हमको, 6 बीट्स, है ना। तो इकाई समय में कितने बनेंगे पर सेकंड जो है वो 4 विस्पंद, 6 विस्पंद यहाँ पे सुनाई दे रहे हैं अगर इन दोनों स्वरित्र को एक साथ
बजाया जाए। अब स्वरित्र की जगह पे कोई सोर्स भी आप ले सकते हैं, कोई भी स्रोत जो है, ठीक है ना। तो यहां पे इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स जो है वो कितनी मिलेगी हमको, 6 हर्ट्ज। वो 6 हर्ट्ज ही मिलेगी, फ्रीक्वेंसी जो है वो 6 हर्ट्ज मिलेगी हमको। चलिए समझ में आ गया होगा आपको। तो इस पर बेस्ड अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप ऐसे निकाल सकते हैं कितने सेकंड में कितने बीट्स और उस विस्पंद की आवृत्ति। देखिए दो टाइप से अब इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको कि कितने विस्पंद बन रहे पर सेकंड भी पूछ ले, क्योंकि 1 सेकंड के लिए बजाए जा रहे हैं दोनों साथ में, या 4 सेकंड के लिए तब तो चॉइस, 1 सेकंड के लिए तो 6 बीट, और उसकी आवृत्ति कितनी होगी, तो आवृत्ति 6 हर्ट्ज होगी। वो जो नंबर ऑफ बीट्स बनते हैं वही उसकी नंबर ऑफ उसकी फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति होगी। बस ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी आप। चलिए तो देखिए पता चल गया आपको कि विस्पंद जो है कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, है ना। तो देखिए अगर हम इनको, ये जो हमने एग्जांपल लिए हैं, जैसे यहाँ पे 256 और 260 था, मतलब एक वेव जो थी उसकी आवृत्ति कितनी थी, 256 हर्ट्ज की थी। एक जो वेव हमने ली है उसकी आवृत्ति कितनी है, ये वेव ले रहे हैं हम, ये इसकी आवृत्ति जो है वो 256 वाली की, मतलब 1 सेकंड में वो 256 करेगी। अब ये चलो इसको मैं पूरा 256 तो चलो ले नहीं सकते, आप समझ जाओ कि भाई ये एक ऑसिलेशन में, तो इसमें टाइम कितना लगेगा, 256 कर रहा है 1 सेकंड में, है ना। तो इस टाइम में ये टाइम कितना होगा, 256 1/256, है ना। इसमें एक ऑसिलेशन हो रहा है उसका एक। तो दूसरी जो वेव ले रहे हैं हम वो कितना है, कितने 260 हर्ट्ज पर सेकंड जो है वो क्या कर रहे हैं, ऑसिलेशन कर रही है। तो इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, देखिए फ्रीक्वेंट। अब इससे एक चीज और मैं नहीं बता रहा हूँ कि टाइम पीरियड भी पूछ सकते हैं कि इतना वो है। देखो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 260 है ना। तो टाइम पीरियड क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड। तो देखिए ये होता है तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने इसके, कंपन 260 है, और टाइम कितना ले रहे हैं हम, 1 सेकंड में, है ना, 1 सेकंड। तो 1 सेकंड ही है इसका टाइम पीरियड। तो यहाँ पे अगर इस वाले सिर्फ के एक ऑसिलेशन में या एक दोलन में कितना टाइम लगेगा, तो एक दोलन, यहाँ पे सिर्फ एक लेना है, एक दोलन में कितना टाइम लगेगा इसको, टाइम ये टाइम ले रहे हैं, तो एक दोलन लेने में इसका टाइम कितना होगा, 1/260 सेकेंड, क्योंकि 1 सेकंड में 260 हो रहा है। तो एक में कितना लगेगा, 1/260 सेकेंड, है ना। ये चीज इसका कितना होगा, T2 1 कितना है, 256 सेकेंड। अगर समझ में, ये चलो ये चीज तो है ही है। मैं जो आपको बता रहा हूँ वो उसको अपन ले रहे हैं, ये जैसे डायग्राम के बेसिस पे बता देता हूँ। ये 256 है, 260 है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 200 कितनी है, 56 है, 256 है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है आवृत्ति है वो 260 है। तो ये जब मिलेंगे तो कितने बीट्स देखने को मिलेंगे हमको, कितने कितने मिल रहे हैं यहाँ पे, 4। तो यहाँ पे देखो अल्टरनेट वो क्या होगी, उसकी आवृत्ति जो है चेंज होगी, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम। देखो ज्यादा कम 4, ये 4 बीट सुनाई हमको देंगे यहाँ पर। ये ज्यादा कम, ये 4 बीट्स यहाँ पे पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में इतने 4 जो है बीट्स सुनाई देंगे हमको। अब वही चीज अगर नीचे से भी ले ले तो नीचे भी ये देखो, तो ये बीट्स बन रहे हैं यहाँ पे कितने, 4। देखिए यहाँ पे ये ये 1 2 3 4, ठीक है ना। कम, देखो ज्यादा फिर कम फिर ज्यादा फिर कम, तो 1 2 3 और 4, यही तो बीट्स होता है ना। कितने बीट्स बन रहे हैं यहाँ पे, 4 बीट्स सुनाई दे रहे हैं हमको। और यहाँ पे भी कितने सुनाई दे रहे हैं, 4। तो यहाँ पे भी वही दोनों, मतलब इधर भी वही वैसे ही दिखा। अब हो सकता है उसकी तीव्रता ज्यादा हो उससे, ये तो ये 4 बीट्स यहाँ पे भी सुनाई दे रहे हैं, 1 2 3 और 4, ये विस्पंद जो बन रहे हैं ये।
ठीक है ना। अब मैंने इसको स्क्वायर शेप में बताया, जरूर ऐसे भी ले सकते हैं यहाँ पे, ये इस टाइप से भी। तो जहां पे मैक्सिमम ये डिस्प्लेसमेंट होता है ना, उसको बोलते हैं एंटी नोड, एंटी नोड, है ना। और इसको बोलते हैं नोड। विस्पंद और सॉरी प्रस्पंद, और इसको क्या बोलते हैं, नोड को। चलो ये भी याद आ जाएगा। तो ये चलो अभी फिलहाल के लिए हम नंबर ऑफ वो ले रहे हैं, बीट्स ले रहे हैं। अब देखिए पीछे भी हमने जैसे एग्जांपल लिए, ये रहे, तो यहाँ पे भी देखिए कितने बन रहे हैं, 6 बीट पर सेकंड ले। तो जो भी जो वेव मिल रही है उससे कितने बीट्स सुनाई देंगे हमको, 4, 5 और 6। ये देखिए 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो 6 बीट्स जो है वो हमको पर सेकेंड सुनाई दे रहे हैं। अब चाहो तो उसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, या फिर जो भी पीछे देखो मैंने बताया भी था आपको, ये इस डायग्राम में भी देखो तो ये देखिए अधिकतम, फिर न्यूनतम, फिर अधिकतम, वापस न्यूनतम, ऐसे अल्टरनेटली वो क्या होते हैं, चेंज होते हैं, ऐसे, है ना वो चीज। तो ये कब बनते हैं, कब होते हैं ऐसे, जब लगभग समान आवृत्ति की तरंगे एक दूसरे पर किसी माध्यम में संचित होती हुई अध्यारोपित होती है, तभी हमको ये सुनाई देते हैं। चलिए अब इसका भी अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। इसका भी ले लीजिए। यहाँ पे भी जो मैंने बीट्स बताए हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6, मतलब 1 सेकंड में इतने बनते हैं, लेकिन 4 सेकंड में चॉइस बनेगी। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था हमारा बीट्स वाला, या क्या बोलते हैं इसको, विस्पंद वाला पोर्शन था, है ना। अभी हमारे वही चल रहा है, अध्यारोपण वाला ही चल रहा है। तरंगों में हमने जो अध्यारोपण लिया था, अध्यारोपण वाली चीज है, उससे रिलेटेड जो है सबसे पहले हमने क्या लिया, व्यतिकरण या इंटरफेरेंस। वो कब मिलता है, जब समान आवर्ती की तरंगे होती है। जब समान कला की होती है तो संपोषी व्यतिकरण, और जब विपरीत कला की मिलती है तो विनाशी व्यतिकरण। तो वो व्यतिकरण था, वो कब मिलती थी, जब समान फ्रीक्वेंसी की, मतलब समान आवृत्ति की तरंगे। कला अलग अलग होगी तो उससे फिर समान आवृत्ति की तरंगे भी कला अलग अलग वाली होगी तो संपोषी और विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न करती है। और उसी अध्यारोपण को आगे अगर ले कि अगर समान आवृत्ति की ना हो, लगभग समान आवृत्ति की हो, तो क्या होगा। तो लगभग समान आवृत्ति की आज हमने देख ली है, कौन सी, जो बीट्स हमको देखने को मिली, जो जितने भी विस्पंद हमको सुनाई दिए थे। तो ये विस्पंद वाला पोर्शन लिया हमने। अब इससे आगे अध्यारोपण के सिद्धांत में ही और अध्यारोपण तरंगों का और भी हम लेंगे, है ना। अब प्रगामी तरंगे देखो कितने, अगर ऊर्जा के स्थानांतरण के आधार पर देखें तो 2 प्रकार की थी तरंगे, कौन सी, प्रगामी और अप्रगामी। तो प्रगामी तरंगे के लिए तो हमने ले लिया, व्यतिकरण ले लिया, बीट्स भी ले ली। ये प्रगामी तरंगे जो आगे ऊर्जा स्थानांतरण करती रहती है। अब हम लेंगे अप्रगामी तरंगे। तो अप्रगामी तरंगे अगर अध्यारोपित होती है दूसरे पर, अब अप्रगामी तरंगे कौन सी होती है, जो आगे ऊर्जा स्थानांतरण नहीं करती, किन्हीं 2 निश्चित बिंदुओं के बीच में ही चलती है। तो अप्रगामी तरंगों में अध्यारोपण के सिद्धांत के फलस्वरूप क्या मिलेगा, वो हम लेंगे आगे की क्लास में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।